से बड़े प्लेन्स के साथ, क्योंकि ऐसे प्लेन्स इन सैटेलाइट की मदद से अपने कम्युनिकेशन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। मगर अब तो इस सैटेलाइट की खबर के बाद MH307 की कहानी बहुत ही पेचीदा बन चुकी थी। सो एट द एंड रिसर्चर द्वारा प्लेन के इस सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए मेनली दो रास्ते यहाँ पर खोजे जाते हैं जहाँ ये प्लेन उनको मिल सकता था। पहला रास्ता तो यहाँ पर यह था कि प्लेन मलाक्का स्ट्रीट से गुजरते हुए ऊपर की तरफ कजाकिस्तान की ओर गया होगा, मगर इस रूट को जल्दी से ही खारिज किया जाता है क्योंकि इस रास्ते पर प्लेन को बहुत सारे देशों के मिलिट्री रडार पर से गुजरना पड़ता है। सो अगर प्लेन इस डायरेक्शन में गया होता तो इनमें से किसी न किसी देश की मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को ट्रैक कर लिया होता और इसीलिए इस सर्च ऑपरेशन का दूसरा और प्रोबेबली सबसे ट्रस्टेबल रूट जहाँ पर कईयों को लगता है कि ये प्लेन गया वो रास्ता था दी साउथर्न इंडियन ओशन, जहाँ पे कुछ रिसर्चर ने उस सैटेलाइट के सभी डेटा और प्लेन की स्पीड और फ्यूल के जरिए इतने एरिया को एज्यूम किया कि यहीं कहीं पे ये प्लेन समुद्र में क्रैश हुआ होगा और इस पूरे हिस्से को नाम दिया जाता है दी फेमस सेवंथ आर्क। ये आर्क दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ हिस्सा है और करीब 3 सालों तक कई सारे देशों के जेट्स और शिप ने इस पूरे एरिया की छानबीन करी। पानी के नीचे कंटिन्यूस मैपिंग किया गया, लेकिन किसी को भी ये प्लेन का नामो निशान तक नहीं मिला, जिसके चलते आखिर में जाके 17 जनवरी 2017 को इस फ्लाइट 307 को खोजने की कोशिशों को बंद कर दिया गया। बट अभी तक ये एविएशन की पूरी हिस्ट्री का सबसे महंगा रिसर्च ऑपरेशन बन चुका था, जिसमें एज ऑफ नाउ 200 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा की लागत आ चुकी है। हालांकि इन सब में जुलाई 2015 में इस प्लेन का राइट वाला फ्लैपरॉन जो प्लेन के साइड वाले छोटे पंख होते हैं ना, वो हिस्सा मेडागास्कर के वेस्ट साइड पर आए हुए एक आइलैंड ऑफ रीयूनियन पर मिलता है और यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों को और भरोसा हो गया था कि ये प्लेन इस सेवंथ आर्क वाले एरिया में ही होना चाहिए, क्योंकि ये फ्लैपरॉन जहाँ से मिला था वो इस सेवंथ आर्क का सबसे नजदीक का एरिया था। फिर इसके बाद साल 2018 में एक अमेरिकी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने इस प्लेन की छानबीन करने का प्रस्ताव ये कहते हुए रखा कि हम इस रिसर्च के पैसे सिर्फ तभी लेंगे जब हमें इस प्लेन का मलबा मिल जाएगा, वरना हम नहीं लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी एक अलग रिसर्च को शुरू किया और इस बारी इनके पास नॉर्वेजियन जहाज सिम्बैड कंस्ट्रक्टर थे जो अंडर वाटर जाके पूरे ओशन के तल की मैपिंग कर सकते थे। मगर अफसोस कि इनकी रिसर्च भी खाली हाथ जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस प्लेन की मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसीलिए यहाँ पर लोग अपनी अलग अलग थियोरीज को देने लगे। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो 3 ऐसी मेन थियोरीज है जिसको आज के टाइम में सबसे वैलिड माना जाता है। पहली थियोरी यह है कि इस फ्लाइट के कैप्टन जहारी अहमद शाह, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट थे, उन्होंने जानबूझ के खुद आत्महत्या करके लोगों को मारने के लिए प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद करके उनके को पायलट को बाहर भेज दिया और फिर पूरे प्लेन के ऑक्सीजन के लेवल्स को कम कर दिया, जिससे लोग बेहोश हो गए और जहारी ने प्लेन को घुमाकर इसे ऑटो पायलट पर डाल दिया और फिर प्लेन उस सेवंथ आर्क की डायरेक्शन में अगले 6 घंटों तक चलता है जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया और वो समुद्र में क्रैश नहीं हो गया। इस थियरी को यहाँ पर इसीलिए इतनी हवा मिली थी क्योंकि 2016 में FBI को जहारी के घर पर से एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला था जिसमें उन्होंने एक पाथ ड्रॉ किया था जो बिल्कुल इस MH370 के रूट की तरह ही साउथर्न इंडियन ओशन की ओर जा रहा था। दूसरी एक थियोरी यहाँ पर प्लेन के हाईजैकिंग के साथ जुड़ी हुई है कि इस प्लेन को हाईजैक किया गया था क्योंकि इस फ्लाइट में 2 फेक पासपोर्ट वाले लोग भी सवार थे और ये दोनों लोग ईरान के रहने वाले थे। हालांकि इस थियोरी को बहुत ही कम तवज्जो दी गई थी क्योंकि इसके बारे में एज सच उतने प्रूफ नहीं मिले थे। और अब यहाँ पर दोस्तों तीसरी और मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी ये है कि इस प्लेन में किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट या फिर आग लग गई थी, जिसके चलते MH370 में ऑक्सीजन की कमी हो गई और सारे लोग बेहोश हो गए थे। प्लेन खुद ब खुद ऑटो पायलट पर चला गया और एट द एंड फ्यूल खत्म होने की वजह से वो साउथर्न इंडियन ओशन में क्रैश हो गया।
दोस्तों आज 10 साल गुजर चुके हैं MH370 के टेक ऑफ करे हुए। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि ये फ्लाइट आखिरकार गई तो गई कहां। वैसे इसका जवाब अभी हाल ही में यूके के कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने ढूंढ निकाला है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के तट पर अभी हाल ही में एक हाइड्रो एक्रोस्टिक स्टेशन पर ऑडियो सिग्नल कैप्शन किया गया है जो इस प्लेन को ढूंढने में मदद कर सकता है। यूनिवर्सिटी के रीडर डॉक्टर उसामा कादरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई प्लेन ओशन के अंदर क्रैश होता है तो उससे कुछ साउंड निकलती है जो पानी के जरिए 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस कवर कर सकती है। और MH370 के केस में भी ऐसी ही साउंड पाई गई थी जिससे प्रोबेबली इस प्लेन के मलबे की एग्जैक्ट लोकेशन मिल सकेगी। और अब तो दोबारा से वही ओशन इंफिनिटी कंपनी ने इस बारी और अग्रेसिव तरीके से इस मलबे को खोजने का मिशन शुरू किया है और टिल डेट टोटल 27 से ज्यादा इस प्लेन के छोटे छोटे पीसीस अलग अलग आइलैंड पर पाए गए थे। हालांकि अब होने वाली इस अगली रिसर्च पर से मलेशिया की सरकार और उन 239 लोगों की फैमिली को ये उम्मीद है कि उनके फैमिली मेंबर के साथ उस रात क्या हुआ था, किसकी गलती थी, आखिरकार क्यों वो लोग मारे गए। इन सारे सवालों का जवाब शायद आने वाले टाइम में 100% हम सबको मिलने वाला है। सो अगर आप लोगों को आज का ये विजुअल नॉलेजेबल लगा हो तो